गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ तो बच्चों, अपना जो है अभी चैप्टर थर्ड समाप्त के फोर्थ चैप्टर अपन जो है शुरू कर रहे थे। अपन ने 2 लेक्चर इसके कर लिए थे, आज लेक्चर थर्ड अपन देखेंगे। अपन जो है जो प्रीवियस अपने जो लेक्चर्स थे उसमें अपन ने देखा था कि जो औद्योगिक रिवोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है, औद्योगिक क्रांति जो है, उसका मतलब क्या है। ठीक है, उसमें अपन ने समझा था कि जो काम पहले हैंड के द्वारा किए जाते थे वो अब किससे होने लग गए थे, मशीनों से होने लग गए थे। उसे ही अपन क्या बोलेंगे, औद्योगिक क्रांति बोलेंगे। ठीक है, पहले जो हाथ से काम होता था तो इतने बड़े बड़े उद्योग नहीं थे। ठीक है, अब जब मशीनों से काम होने लग गया तो उद्योग भी क्या हो गए, बड़े हो गए। क्यों? क्योंकि अब उत्पादन भी क्या होने लग गया था, ज़्यादा होने लग गया था। फिर अपन ने बात की कि इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति जो थी वो शुरू क्यों हुई, उसके रीजन्स की भी अपन चर्चा कर रहे थे कि क्या ऐसे रीजन्स थे जिनकी वजह से जो है इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो अभी जो अपन देख रहे हैं कि अपने देख लिया था, 6 तक देख लिया था, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। आज अपन सेवेंथ रीजन की बात करेंगे, सूटेबल ज्योग्राफी लोकेशन ऑफ द इंग्लैंड। ठीक है, रीजन्स आपको पता है किस चीज के, रिवोल्यूशन स्टार्ट फ्रॉम इंग्लैंड। तो देखो 7th रीजन था इसका सूटेबल geographical location of इंग्लैंड। ठीक है, 7th है ये अपना। तो देखो geographical positions of England was favorable for the business point of view। इंग्लैंड की जो जोग्राफिकल पोजीशन थी, ठीक है, जो भौतिक संरचना थी वो किसके फेवरेबल थी, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। बिजनेस पॉइंट, व्यापार की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। इंग्लैंड की जो जोग्राफिकल स्थिति थी, भौतिक स्थिति जो थी वो व्यापार की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा क्या थी, इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, अब देखो इंग्लैंड वॉज सराउंडेड बाई कोस्टल बॉर्डर्स फ्रॉम ऑल 4 साइड्स, देयरफॉर इट रिमेन्ड सेफ फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वेंशन एंड लॉसेस ऑफ द वार, थस इट कुड प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये जो मतलब इंग्लैंड है वो क्या है, देखो इसकी जो मैन है वो क्या है, इंग्लैंड वॉज सराउंडेड England was surrounded by coastal borders from all 4 sides। ये इसकी सबसे ज़्यादा जो है एक विशेषता थी कि इंग्लैंड जो है वो क्या था, चारों ओर से किससे घिरा हुआ था, कोस्टल बॉर्डर्स। ठीक है, चारों ओर से जो है ये तटीय सीमाओं से घिरा हुआ था, कोस्टल बॉर्डर से जो है ये घिरा हुआ था। मतलब इसके चारों ओर जो है क्या है, समुद्री सीमाएं हैं। चारों ओर क्या है, समुद्री सीमाएं हैं, पानी पानी है इसके चारों। तो बाहरी जो इन्वेंशन थे, बाहरी एक्सटर्नल जो इन्वेंशन है उसका इसको खतरा नहीं रहता था। ठीक है, बाहर से कोई भी देश जो है इसके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता था जिसकी वजह से इसको नुकसान हो। तो ठीक है, ये जो है इसके लिए क्या थी, एक बहुत प्लस पॉइंट था। ठीक है, इस वजह से था कुड प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। इस वजह से यहाँ पे जो है इंडस्ट्रीज क्या हुई, प्रमोट हुई। ठीक है, बड़ी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, सूटेबल ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंग्लैंड। तो इसकी सूटेबल ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या थी कि ये जो है इंग्लैंड की, जो इंग्लैंड है वो चारों ओर से कोस्टल बॉर्डर से घिरा हुआ था, जिस वजह से जो एक्सटर्नल इन्वेंशन था और जो अदर लॉसेस थे उसको डर नहीं था। इस कारण से इंग्लैंड में क्या हुआ, ये जो मतलब ये जो डेवलपमेंट हुआ इंडस्ट्रीज़ का वो अच्छे लेवल पर हुआ। इसके बाद में देखो द एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन, कृषि क्रांति।
विच टुक प्लेस इन इंग्लैंड आल्सो प्रोमोटेड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ठीक है, जो एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन हुई वो इंग्लैंड में शुरू हुई, जिसकी वजह से यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ। आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया था, कल भी आपको बताया था कि इंडस्ट्रीज़ में जो रिवोल्यूशन हो रही है वो मतलब एग्रीकल्चर के बेसिस पर हो रही है, कि यदि एग्रीकल्चर में यदि कुछ भी हो रहा है, चेंजेस हो रहा है या कुछ इन्वेंशन हो रहा है, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? इंडस्ट्रीज पे पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ से रॉ मटेरियल, एग्रीकल्चर से बहुत सारे के इंडस्ट्रीज को क्या मिल रहा है? रॉ मटेरियल मिल रहा है। ठीक है, तो देखो इसके बाद में प्रमोटिंग साइंटिफिक इन्वेंशंस, यहाँ के जो वैज्ञानिक मतलब इन्वेंशंस थे, वैज्ञानिक आविष्कार जो थे वो भी बहुत ज़्यादा थे। तो देखो इंग्लैंड कंपेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज, इंग्लैंड जो है अदर यूरोपियन जो कंट्रीज थे उनके बजाय जो है या उनकी तुलना में गेव मोर फ्रीडम ऑफ इट्स साइंटिस्ट रिगार्डिंग पॉलिटिकल एंड रिलीजियस इंटरफेरेंस। यहाँ के मतलब इंग्लैंड वाले जो हैं अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में अपने जो साइंटिस्ट होते थे उनको बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता देते थे, मतलब रिगार्डिंग पॉलिटिकल और रिलीजियस इंटरफेरेंस को छोड़कर, एंड गेव ए इंकरेजमेंट ऑफ साइंटिफिक एसोसिएशंस, और उन्हें जो है साइंटिफिक एसोसिएशन को प्रोत्साहन दिया जाता था। एज ए रिजल्ट, जिसका रिजल्ट ये हुआ ऑफ द सिचुएशन साइंटिफिक इन्वेंशंस लार्जली टू प्लेस इन इंडिया, जिसका रिजल्ट ये रहा कि यहाँ की जो साइंटिफिक इन्वेंशंस हैं वो बहुत ज़्यादा रहे। कहाँ पर? इंग्लैंड में। मतलब कहने का मतलब ये है कि इंग्लैंड गवर्नमेंट ने जो यहाँ के साइंटिस्ट थे उनको जो है पॉलिटिकल और रिलीजियस मामलों में ना पटक उन्हें जो है अदर जो सेक्टर्स थे उनमें किसी भी प्रकार का इन्वेंशन करने की क्या दे रखी थी? फ्रीडम दे रखी थी, और उनको इंकरेजमेंट भी किया जाता था, प्रोत्साहित भी उनको समय समय पर किया जाता था, जिसके चलते इसका रिजल्ट क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा जो आविष्कार हुए वो कहाँ पर हुए? इंग्लैंड में हुए। ठीक है, और जब ज़्यादा आविष्कार इंग्लैंड में हुए तो आपको भी पता है कि इंडस्ट्रियल में जो मतलब इन्वेंशंस थे वो ज़्यादा इंग्लैंड में काम आए, तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होना क्या था? डेफिनेट सी बात थी। अब अपन देखेंगे इन्वेंशन एंड रिफॉर्मर्स इन वेरियस सेक्टर्स ड्यूरिंग फार्मिंग सेक्टर्स। अब देखो यहाँ पे जो इन्वेंशंस हुए और रिफॉर्म हुए बहुत सारे के सेक्टर्स में ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के दौरान, तो देखो कौन कौन से सेक्टर में जो है क्या क्या चेंजेस आए उनकी अपन जो है अब चर्चा करेंगे। तो देखो बेटा, तो देखो इन्वेंशंस एंड रिफॉर्म मीन्स एंड रिफॉर्म्स इन farming sector during industrial revolution। ठीक है, इन्वेंशंस एंड रिफॉर्म्स इन फार्मिंग सेक्टर ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के दौरान जो फार्मिंग सेक्टर में जो भी रिफॉर्म्स हुए, जो भी इन्वेंशंस हुए, उनको अब हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या जो है रिफॉर्म्स हुए, क्या क्या जो है यहाँ पे इन्वेंशंस हुए फार्मिंग के सेक्टर की जो है सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे। तो देखो बेटा, इसमें फार्मिंग सेक्टर में ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के दौरान एग्रीकल्चर वाज द फर्स्ट सेक्टर टू एक्सपीरियंस रिफॉर्म्स। देखो जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, अभी भी मैंने आपको ये पहले बताया था कि जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रही थी, औद्योगिक क्रांति हो रही थी, तो उसके पीछे जो सबसे पहला रीज़न ये था कि कृषि में जो है क्रांति हुई। ठीक है, तो देखो ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के दौरान एग्रीकल्चर वाज द फर्स्ट सेक्टर, एग्रीकल्चर पहला सेक्टर था टू एक्सपीरियंस रिफॉर्म्स, जहाँ पे जो है सुधार कार्य किए गए थे। ठीक है, अब देखो इट इज़ बिलीव्ड दैट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वाज नॉट पॉसिबल विदाउट एग्रीकल्चर। ऐसा माना जाता है या ऐसा है क्या कि
इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है वो कभी भी पॉसिबल नहीं थी बिना किसके, एग्रीकल्चर के। खेती के बिना कभी भी जो है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पॉसिबल नहीं थी। ठीक है, और यदि औद्योगिक क्रांति हुई है तो उसका जो बेस है वो क्या है, एग्रीकल्चर है। ओके बेटा, अब देखो Usually the same traditional method and equipments are being used till the 17th century, which were in several centuries ago. अब देखो यूजुअली सामान्यतः जो है बहुत सारे के जो ट्रेडिशनल मेथड्स थे और इक्विपमेंट्स थे उन्हीं के द्वारा जो है खेती की जा रही थी। कब तक, टिल द 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी तक। ठीक है, जो ट्रेडिशनल मेथड्स और इक्विपमेंट्स थे उन्हीं के माध्यम से 17th सेंचुरी तक जो है क्या की जा रही थी, खेती की जा रही थी। ओके, विच वर यूज इन सेवरल सेंचुरीज एगो, जो कि बहुत समय पहले से या परंपरागत तरीके से जो है या बहुत टाइम से जो है वो यूज की जा रही थी। ठीक है, बहुत शताब्दियों से जो परंपरागत मेथड, ठीक है, और जो मतलब इक्विपमेंट्स यूज किए जा रहे थे, ट्रेडिशनल मेथड और इक्विपमेंट जो यूज किए जा रहे थे वो 17th सेंचुरी तक जो है वो यूज किए जा रहे थे। अब देखो जो भी चेंजेस आए वो कब आए, 17th सेंचुरी के बाद में आए थे। देखो सिंस due to no change in agriculture techniques, the demand of agriculture good was not more than their consumptions in the state. जब तक जो है कोई भी एग्रीकल्चर टेक्निक्स में चेंजेस नहीं हुआ तो जब तक एग्रीकल्चर मेथड्स में कोई भी या टेक्निक में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ तब तक जो है देयर कंजप्शंस, द डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो गुड्स थे उनकी कोई इतनी खास डिमांड नहीं थी। इट वॉज नॉट मोर देन, ज़्यादा नहीं थी किससे, देयर कंज्यूप्शन इन द स्टेट, राज्य में जितना कंज्यूप्शन होता था उतने ही वो लोग क्या करते थे, पैदा करते थे या प्रोडक्शन करते थे। ठीक है, जितनी स्टेट की रिक्वायरमेंट होती थी उतना ही प्रोडक्शन होता था। स्टेट की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा वो जो है क्या नहीं करते थे, प्रोडक्शन नहीं करते थे, मतलब ठीक है एक्सपोर्ट नहीं करते थे। ठीक है, मतलब अपने यहाँ पे जितना उनका काम चल जाता था उतना ही वो प्रोडक्शन करते थे। अब देखो इसके बाद में बट विथ द डेवलपमेंट ऑफ फैक्ट्री सिस्टम, लेकिन जैसे ही औद्योगिक सिस्टम का या फैक्ट्री सिस्टम का विकास हुआ, द पॉपुलेशन इन द सिटीज इंक्रीज्ड, सिटियों की जो पॉपुलेशन थी वो क्या होने लगी, शहरों में अब आबादी बढ़ने लगी थी। अब देखो सिटीज इंक्रीज, सो द डिमांड ऑफ ग्रेन्स, इस वजह से ग्रेन्स की डिमांड मतलब अनाजों की डिमांड एंड कॉटन फॉर इंडस्ट्रीज पर्पज आल्सो इंक्रीज। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई वैसे वैसे जो है ग्रेन और कॉटन की जो डिमांड थी वो क्या होती गई, बढ़ती गई। कॉटन से क्या बनाए जाते हैं, क्लॉथ बनाए जाते हैं। ठीक है, तो जनसंख्या बढ़ रही है तो उसे कपड़े की भी आवश्यकता होगी, उसे अनाज की भी आवश्यकता होगी। तो फैक्ट्री सिस्टम जैसे जैसे यहाँ पे लागू हुआ वैसे वैसे सिटीज़ में जो पॉपुलेशन थी वो क्या होती गई, बढ़ती गई। अब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ये जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है जैसे कि ग्रेन हुआ, ठीक है, कॉटन हुआ, तो उनकी भी डिमांड क्या होती गई, मतलब लार्ज स्केल पे इनकी डिमांड जो है वो बढ़ती गई। अब देखो टू फुलफिल दिस डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, इस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की डिमांड को पूरा करने के लिए द नीड टू इंट्रोड्यूस साइंटिफिक मेथड इन एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वॉज फेल्ट, ये महसूस किया गया कि यहाँ पे जो है ये जो एग्रीकल्चर होनी चाहिए वो साइंटिफिक मेथड से होनी चाहिए अब। ठीक है, और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो क्या किया गया, महसूस किया गया। अब देखो सेकंड रीजन, दूसरा कारण ये था वर दैट इन ऑर्डर टू गेट मोर प्रॉफिट पीपल हैड स्टार्टेड इन्वेस्टिंग कैपिटल इन एग्रीकल्चर। दूसरा कारण ये भी था कि लोग जो हैं अब एग्रीकल्चर में पैसा लगाते थे, किस बात के लिए, पूंजी इन्वेस्ट करते थे, किस बात के लिए कि उन्हें क्या हो सके, प्रॉफिट हो सके। ठीक है, पहला रीज़न ये था कि एग्रीकल्चर में यदि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्यों हुआ, ठीक है, या इन्वेंशंस क्यों हुए, तो फर्स्ट रीजन तो ये था कि बढ़ती हुई जो पॉपुलेशन थी उसकी जो डिमांड थी वो फुलफिल करने के लिए। दूसरी चीज़ ये थी कि अब जो लोग थे वो प्रॉफिट कमाने के लिए, प्रॉफिट लेने के लिए जो है एग्रीकल्चर में अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट कर रहे थे। ठीक है, अब देखो पहले तो वो सिर्फ एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन होता था सिर्फ अपने लिवलीहुड के लिए होता था, बस वह अपना जीवन चल जाए,
इतना ही करते थे। लेकिन अब लोग उस खेती से क्या चाहते थे, मुनाफा चाहते थे, प्रॉफिट चाहते थे। इस वजह से वो अपनी कैपिटल क्या कर रहे थे, उसमें इन्वेस्ट कर रहे थे। कैपिटल इन्वेस्ट करने का मतलब ये हो गया, जैसे ही मान लो अपन जो है खेती से ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं, या अपने जो इनकम का सोर्स है वो सिर्फ खेती है, तो हम उसमें खाद भी डालेंगे, बीज भी डालेंगे, ठीक है, निराई गुड़ाई वगैरह जो भी है वो सारे काम करेंगे। उसके बाद हमें जो है वहाँ से क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो सभी चीज़ों के क्या लगते हैं, पैसे लगते हैं, कैपिटल लगती है। तो लोग अब मुनाफा कमाने के लिए जो है उसमें कैपिटल इन्वेस्ट करने लगे थे। अब देखो इसके बाद में, इनफैक्ट द इन्वेस्टमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर ब्रॉड द रिवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर। अब देखो ये जो मतलब वास्तव में ये था कि एग्रीकल्चर के फील्ड में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा था, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट हो रहा था, लोग पूंजी का जो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, उसी की वजह से जो है एग्रीकल्चर में क्या आई, रिवॉल्यूशन आई, ठीक है। कृषि में क्रांति का यही कारण था कि लोग अब जो है खेती के लिए पैसा लगाने लगे थे, या खेती में अपनी पूंजी जो है वो लगाने लगे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल Jethro Tull, a landlord of Yorkshire, invented the seed drill machine to show seed. अब देखो सबसे फर्स्ट इन्वेंशंस की बात कर रहे हैं, तो देखो Jethro Tull, invented the seed drill machine to seeds, ठीक है। जेथ्रो टूल ने एक मशीन का आविष्कार किया, सीड ड्रिल मशीन का, किस बात के लिए, टू शो सीड्स, बीज उगाने के लिए, ठीक है। अब देखो फर्स्ट इन्वेंशन आपको ध्यान में हो गया, जेथ्रो टूल ने जो है क्या किया, एक मशीन बनाई, सीड ड्रिल मशीन, किस बात के लिए, टू शो सीड्स या जो है बीज बोने की मशीन बनाई थी उसने, ठीक है। अब देखो सेकंड, देखो इसके बाद में फिर क्या हुआ, machine to show seeds to show work showing seed became more systematic and easy। इसकी वजह से ये जो सीड ड्रिल मशीन बनाई गई थी, इसकी वजह से जो बीज बोने का जो कार्य था वो अब क्या हो चुका था, बहुत ज़्यादा आसान भी हो चुका था, और सिस्टमेटिक तरीके से बीज भी बोए जा सकते थे, ठीक है। तो खेती के एग्रीकल्चर के सेक्टर में जो सबसे पहला जो इन्वेंशन था वो ये था, जेथ्रो टूल ने सीड ड्रिल मशीन बनाई थी। सीड ड्रिल मशीन से बीज बोए जाते थे, और जो बीज बोए जाते थे वो बहुत ही सिस्टमेटिक और बहुत ही इजी तरीके से जो है ये कार्य हो सकता था, ठीक है। अब इसके बाद की बात करें तो देखो, इन इंग्लैंड लैंडलॉर्ड नो टाउनशेंड गेव ए प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप रोटेशन सो दैट बाय शोविंग डिफरेंट टाइप ऑफ द क्रॉप इन रोटेशन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल कुड बी मेंटेन्ड। अब देखो एक इंग्लैंड के एक लैंडलॉर्ड थे जिनका क्या नाम था, मतलब जो उनका नाम था, कहाँ गया, टाउनशेंड, ठीक है, टाउनशेंड उनका नाम था। उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था, ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर या क्रॉप रोटेशन का दिया था। क्रॉप रोटेशन का मीन ये होता है कि यदि हमने एक खेत में इस बार जो है यदि गेहूं बो लिया है, ठीक है, या फिर और भी कोई फसल बोली है, तो अगली बार उसमें जो है उस टाइम पे हम गेहूं नहीं बोएंगे। क्यों? क्योंकि यदि उसमें बार बार गेहूं बोते रहेंगे तो उसकी जो फर्टिलिटी है वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। उसकी उपजाऊता है, उसकी उर्वरकता है, वो क्या हो जाएगी, अब समाप्त हो जाएगी। इस वजह से ये जो प्रिंसिपल दिया था क्रॉप रोटेशन का, वो किसके द्वारा दिया गया था, टाउनशेंड के द्वारा जो है ये प्रिंसिपल दिया गया था। तो देखो इसमें टाउनशेंड gave the principle of rotation,
ठीक है। क्रॉप रोटेशन so that by showing different type of crops in rotations the fertility so that the fertility of soil could be maintained, so that the fertility of soil मेंटेन। ठीक है, देखो टाउनशेट ने एक प्रिंसिपल दिया क्रॉप रोटेशन का, जिसकी वजह से द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल कुड बी मेंटेन, जिसकी वजह से जो भूमि की उर्वरकता थी वो क्या करी जा सकती थी, मेंटेन की जा सकती थी। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे अपन, नाउ देयर वाज नो नीड टू लीव द लैंड अनयूज्ड एंड द पर एक्रे प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप आल्सो इंक्रीज्ड। देयर वॉज नो नीड टू लीव द लैंड, अब जो है जमीन को लीव द लैंड अनयूज्ड, अब जमीन को पड़ती छोड़ने की आवश्यकता नहीं थी, अनयूज्ड रखने की आवश्यकता नहीं थी। मतलब पहले क्या होता था, जैसे 1 साल खेती कर ली तो 1-2 साल के लिए उसको फ्री छोड़ दिया जाता था। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी फर्टिलिटी फिनिश ना हो इस वजह से। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं था। अब जो है क्या था, अब उन्होंने क्रॉप रोटेशन का प्रिंसिपल दिया कि आप उसको पड़ती न छोड़कर नेक्स्ट ईयर उसमें दूसरी फसल बो सकते हो। ठीक है, उससे जमीन की फर्टिलिटी क्या रहेगी, बनी रहेगी। ठीक है, तो अब जमीन को खाली छोड़ने की आवश्यकता नहीं थी। इसके बाद में देखो, एंड पर एक्रे प्रोडक्शन क्रॉप वॉज इंक्रीज्ड, और जो है प्रोडक्शन क्रॉप्स का जो क्या हो रहा था, अब इंक्रीज हो रहा था। अराउंड 1770 रॉबर्ट बैकवेल मेड एनिमल हस्बेंड्री एज प्रॉफिटेबल ऑक्यूपेशन। अब देखो रॉबर्ट बैकवेल ने जो है एनिमल हस्बेंड्री को भी क्या बना दिया, एक प्रॉफिटेबल ऑक्यूपेशन बना दिया। विद द एग्रीकल्चर ही स्टार्टेड एक्सपेरिमेंट टू इम्प्रूव द ब्रीड्स ऑफ शीप्स एंड काउस। उन्होंने एग्रीकल्चर के साथ साथ में उन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट्स स्टार्ट कर दिए, किस बात के लिए, टू इम्प्रूव ब्रीड्स ऑफ शिप्स एंड काउज, गाय और भेड़ों की जो मतलब नस्लें थी उनको सुधारने का जो है उन्होंने कार्य शुरू कर दिया। इस वजह से ही became सक्सेसफुल इन डेवलपिंग ए ब्रीड ऑफ शिप 3 times हेवियर देन ए प्रीवियस वन। इस वो सक्सेस भी हुए किस चीज़ में, डेवलपिंग ए ब्रीड ऑफ शिप, एक भेड़ की नस्ल सुधारने में, जिसका वजन पहले की तुलना में अब क्या था, 3 गुना था। ठीक है, जैसे ये मान लो पहले भेड़ 10 किलो की थी, अब जो है वो भेड़ जो मतलब भेड़ जो बना रहे थे या भेड़ का जो प्रजनन हो रहा था वो अब कितने का था, 30 किलो तक का हो चुका था। ठीक है, अब जो भेड़ का बच्चा जन्म लेने वाला था उसका वजन कितना तक बढ़ सकता था, 30 किलो तक बढ़ सकता था। ठीक है, ऐसा उन्होंने जो है नस्लें तैयार की। ठीक है, बाय इम्प्लीमेंटिंग द न्यू टेक्निक ऑफ साइंटिफिक ब्रीडिंग। अब देखो उन्होंने किससे, वैज्ञानिक प्रजनन विधि के द्वारा जो है ये पॉसिबल किया। तो देखो इन 1770, ठीक है, 1770 में क्या हुआ, रॉबर्ट बैकवेल implement the new technique scientific breeding to improve
breeds of and cow. ठीक है, रॉबर्ट बैकवेल implemented the new technique of scientific breeding to improve the breeds of ships and cow. इन्होंने जो है एक मतलब नई टेक्निक इम्प्लीमेंट की, किसकी, साइंटिफिक ब्रीडिंग की, किस बात के लिए, टू इम्प्रूव द ब्रीड्स ऑफ शिप एंड काउ, शिप और काउ की जो ब्रीड्स हैं वो सुधारने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद में देखेंगे अपन इन 1793 American native Wheaton made a machine of separate grains from the straw. अब देखो इन 1793, ठीक है, नेटिव Wheaton machine separate grains from the straw। ठीक है, इन्होंने एक मशीन बनाई जिसकी वजह से जो है भूसे और ग्रेन को क्या किया जा सकता था, अलग किया जाता था। ठीक है, पहले जो किसान प्रोडक्शन करता था तो उसमें वो एक ही जगह पे उसका भूसा था, एक ही जगह पे उसका अनाज होता था, तो उसको वो हाथों से अलग करता था। लेकिन उसने, जिसे आज अपन थ्रेशर बोलते हैं, ठीक है, गेहूं निकालने के थ्रेशर, बाजरा निकालने के थ्रेशर बोलते हैं, ठीक है, वैसे ही जो है इसमें भूसा अलग हो जाता है, ठीक है, चारा अलग हो जाता है, आप जानते हो, और अनाज अलग हो जाता है। तो इस तरह की मशीन जो किसके द्वारा बनाएगी, व्हीटन ने बनाई। किसने बनाई, व्हीटन ने बनाई। ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है, किसके द्वारा बनाई गई थी, व्हीटन के द्वारा बनाई गई थी। इसके बाद में देखो 1834, ठीक है, क्यूरस हॉल मैकॉर्मिक इन्वेंटेड हार्वेस्टिंग मशीन। अब देखो साइरस हॉल मैकॉर्मिक invented हार्वेस्टिंग मशीन। ठीक है, मतलब साइरस हॉल मैकॉर्मिक के द्वारा जो है क्या बनाएगी, हार्वेस्टिंग मशीन जो है वो बनाई गई थी। ठीक है, कब बनाएगी, 1834 में बनाई गई थी। कब बनाएगी, 1834 में जो है ये मशीन बनाई गई थी। इसके बाद में देखो हार्वेस्टिंग मशीन विद द पैसेज ऑफ टाइम, मशीनाइजेशंस इन एग्रीकल्चर एंड द इन्वेंशन ऑफ मशीन ऑपरेटेड बाय पावर रिजल्टेड इन एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ में मशीनाइजेशंस इन एग्रीकल्चर, क्या हो गया, एग्रीकल्चर में मशीनाइजेशन, मशीनीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, एंड द इन्वेंशन ऑफ मशीन, और उन मशीनों का आविष्कार हुआ, ऑपरेटेड बाय पावर रिजल्टेड इन एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन। उन मशीनों का आविष्कार हुआ जो किससे चलती थी, पावर से संचालित होती थी, ऑपरेट होती थी, जिसका रिजल्ट ये रहा कि एग्रीकल्चर में क्या हुई, रिवोल्यूशन। औद्योगिक क्रांति का कारण यही था कि अब जो है ये जो कृषि क्रांति का कारण यही था कि कृषि में अब जो है पावर द्वारा जो ऑपरेट की हुई मशीनें हैं उनका प्रयोग जो है वो ज़्यादा होने लग गया था। ठीक है, अब अपन जो है बात करेंगे न्यू इन्वेंशन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की। ठीक है, किसकी बात करेंगे, जिससे अपन ने ये फार्मिंग सेक्टर की बात की, कृषि क्षेत्र की बात की, वैसे ही अब हम किसकी बात करेंगे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करेंगे। ठीक है, लेकिन जो है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है बेटा, इसमें से आपको देखो एक तो ये ध्यान में रखना है कि जैसे जेथरो टूल है उसने कौन से मशीन का आविष्कार किया,
ठीक है। दूसरा, टाइम भी आपको ध्यान में रखना है। रॉबर्ट बैकवेल ने जो है कौन सी टेक्निक अपनाई थी, ठीक है, साइंटिफिक टेक्निक अपनाई थी, किस बात के लिए, इम्प्रूव द ब्रीड्स ऑफ शिप्स एंड काऊ। वहाँ पे आपसे पूछ ले कि टाउनसेंड ने कौन सा प्रिंसिपल दिया और इस प्रिंसिपल के जो प्रॉफिट थे वो क्या क्या थे, ठीक है। व्हीटन ने कौन सी मशीन बनाई थी और कब बनाई थी, ठीक है। सरस हॉल मैकमॉल ने कौन सी मशीन बनाई थी, हार्वेस्टिंग मशीन जानते हो, फसल काटने वाली मशीन को हार्वेस्टिंग मशीन बोलते हैं। फसलों को की जो कटाई होती है, पहले अपन दांतली वगैरह से जो है हाथों से काटते थे, ठीक है, लेकिन अब जो है, अब क्या आ गई, ये जो जैसे गेहूं है, जो है, बाजरा है, सबको काटने की क्या आ गई, अब मशीनें आ गई हैं, ठीक है। तो हार्वेस्टिंग मशीन किसे बोलते हैं, फसल काटने वाली जो मशीन होती है उसको हार्वेस्टिंग मशीन बोलते हैं। उसका इन्वेंशन 1834 में हुआ था, ठीक है बेटा। तो अपन जो है अब नेक्स्ट वीडियो में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो भी रिवोल्यूशन हुई है उसकी अपन बात करेंगे। ओके, हैव ए गुड लक।